तुम लोगों का, वो सबका क्या? अरे सर हमने यहाँ पे झोल किए हैं, मुझे सब पता है, उनका क्या? तो उससे रिलेटेड आपको बता देता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना और समझना। एक स्टेटमेंट के साथ शुरुआत कर रहा हूं कि आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, पूरे 26 हफ्ते के लिए दिमाग में बैठा लेना। आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। तो पहली चीज तो कभी भी याद रखो कि प्रिकॉशन क्या है कि आगे फ्यूचर में ऐसा मत करना। अभी तक किया, क्योंकि पॉलिसी जो कई बार लोगों को पता क्या लगता है, लोगों को लगता है सर अपने को क्या, क्यों भाई, इसमें तो उबेरिमा फायदीस का प्रिंसिपल लग गया, वो कस्टमर ने साइन कर रखा है, कस्टमर ने इंफॉर्मेशन दी है, कस्टमर ने मटेरियल फैक्ट पे साइन किया है, अगर वो मटेरियल फैक्ट का डिस्क्लोजर नहीं हुआ तो उसकी गलती, हमारे को क्या टेंशन? तो भाई है टेंशन। उसी के साथ फिर एसीआर भी लगी हुई है, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, और जो एसीआर है उसमें आपने भी ये अग्री किया है कि ये सारी बातें सही हैं, विटनेस कर दिया है आपने। तो यानी अगर आप एग्री कर रहे हो तो आपने भी उसकी बातों को सत्यापित कर दिया। तो याद रखो, आगे से कोई भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी है। आपको प्रिकॉशंस रखनी है कि इस तरीके की बहुत चीजें मेंशन नहीं, मतलब सही मेंशन करनी है, गलत चीजें मेंशन नहीं करनी। अब यहाँ पे मेरे को आपको डिटेल में ये भी समझाना है कि स्मोकिंग का क्या इंपैक्ट होता है, आपकी ड्रिंकिंग का क्या इंपैक्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो मेडिकल अंडरराइटिंग, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और मॉरल हजार्ड अंडरराइटिंग मैं आपको सिखाऊंगा। कब? अगले सेशन में, जब मैं आपको हजार्ड के बारे में बताऊंगा, ऑक्यूपेशन के बारे में बताऊंगा, पूरे प्रपोजल फॉर्म से रिलेटेड चीजें बताऊंगा, डिटेल में समझा दूंगा ये जितने पॉइंट में क्या क्या मटेरियल फैक्ट में गड़बड़ लोग करते हैं और क्या क्या उसमें गड़बड़ बचाई जा सकती है, वो सब अगले सेशन में सिखाऊंगा। तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए मटेरियल फैक्ट के, इन सारे मटेरियल फैक्ट में कोई भी गड़बड़ आने वाले फ्यूचर में नहीं करनी। तो पहली प्रिकॉशन। दूसरी प्रिकॉशन, भाई ऊपर वाले से प्रे करो कि 3 साल पास हो जाएं, क्योंकि 3 साल पास हो गए तो अर्ली क्लेम से नॉर्मल वाले क्लेम में पास ऑन हो जाता है। तो अर्ली क्लेम में तो इन्वेस्टिगेशन लगती है, जो नॉन अर्ली क्लेम होते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं लगती, तो उसमें आपका केस निकलने के चांसेस बन जाते हैं, आराम से केस पास हो जाता है, ठीक है? तो 3 साल पास हो जाएं, अर्ली क्लेम निकल जाएगा, और जिन पॉलिसी के हो चुके हैं वो तो निकल ही चुके हो आप। तीसरा, एंडोर्समेंट ऑफ प्रीवियस पॉलिसी बाय ईमेल। तो भले ही जिस भी कंपनी की पॉलिसी है उसमें ईमेल से प्रीवियस पॉलिसीज मेंशन करवाई जा सकती हैं। तो कई सारे केसेस में, ज्यादातर केसेस आप देखोगे कि जितनी भी डिटेल्स हैं, जैसे चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया कि सारी आगे से जो पॉलिसीज आप करो उसमें सारी पॉलिसीज की डिटेल डाल दो, प्रीवियस, पुरानी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की हो, एलआईसी की हो, जिसकी भी हो, डाल दो। अब आप कहोगे सर कुछ केसेस तो ऐसे होंगे जिनमें डली नहीं है, उसमें क्या करें? तो भाई देखो, उसमें एक प्रोसेस है, एक ईमेल बनाई जाती है, एक पूरा फॉर्मेट है ईमेल का। वो ईमेल मैंने जो बनाया, मैंने कई सारे लोगों की एंडोर्समेंट्स कराई, ठीक है? मैंने बोला ना 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का मुझे प्रीमियम मिला, बताता हूं कैसे मिला, आपको भी सिखा देता हूं। तो क्या होता है उसमें? उसमें होता यह है कि जब हम वो ईमेल किसी इंश्योरेंस कंपनी में करते हैं तो उसमें मेंशन कर देते हैं कि जी ये पॉलिसी हमारी आपकी कंपनी से चल रही है, और जब हमने ये पॉलिसी ली तो इस वक्त हमारे ऑलरेडी ये इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी, और ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी इनको आप मेंशन कर दीजिए हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिसी में। तो ज्यादातर केसेस में इंश्योरेंस कंपनीज की ईमेल वापस आ जाती है कि जी हाँ ठीक है, हमने आपकी ये एंडोर्समेंट कर दी, ठीक है? अब नई भी आएगी तो आपके पास एक अधिकार है, ईमेल का प्रिंट आउट निकाल के आप पॉलिसी के साथ लगा सकते हो कि जी हमने तो इन्फॉर्म किया था आपको, ठीक है? अब आप कहोगे कि सर वो ईमेल अगर मिल जाती तो बढ़िया रहती है। अच्छा, दिल में आ रहा है, नहीं आ रहा सच में कि वो ईमेल भी मिल जाए तो मजा आ जाए, दे देते हैं, ठीक है? तो भाई हमारी टीम भी, जो हमारी टीम मेंबर हैं वो भी सेशन को रेगुलर साथ में देखते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बोलता हूं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट कि हम जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं इन सब लोगों को वो ईमेल का फॉर्मेट दे देंगे, जिससे बस ये कंपनी का नाम बदलेंगे, पॉलिसी नंबर बदलेंगे और अपनी पुरानी पॉलिसी की डिटेल डाल के उसमें भेज देंगे। तो फॉर्मेट बनाया तो छोटा सा फॉर्मेट ही तो है, वो दे देंगे हम, ठीक है? तो आप सब लोगों को दे देंगे भाई, ठीक है? कब तक? ये जो 1 हफ्ता बीच में जाएगा, जो मैं कमिट किया करूंगा हर सेशन में कि ये मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, वो सारा का सारा आपको 1 हफ्ते के अंदर आपके पास पहुंच जाया करेगा, ठीक है? तो इसे 1 हफ्ते में, अगले सेशन से पहले, अगले सोमवार से पहले आपको मिल जाएगा। अब ये फॉर्मेट से आप ईमेल में चेंजेस करा सकते हो। यहां पे एक छोटा सा इश्यू आएगा कि जो एलआईसी से रिलेटेड लोग हैं जिनमें पॉलिसी बॉन्ड नहीं है,
तो वहां पे आदमी कहेगा यार पॉलिसी बॉन्ड में तो मतलब पॉलिसी बॉन्ड तो है, इसमें प्रपोजल फॉर्म नहीं लगा हुआ, तो वहां पे आप कैसे जीतोगे, उसमें तो आप नहीं बता सकते। तो कहना सर अब बुरा मत मानिएगा, आप अपने इंश्योरेंस एजेंट को फोन कीजिए और बोलिए कि आपको 5 मिनट के अंदर प्रपोजल फॉर्म ना इस सीट के ऊपर चाहिए। और सर अगर वो बोले ना कि वो प्रपोजल फॉर्म नहीं दे सकता, तो आप समझ जाइएगा कि आपने किस इंश्योरेंस एजेंट से डील किया। क्योंकि अगर उसने प्रपोजल फॉर्म भी नहीं रखा, सर प्रपोजल फॉर्म है क्या, प्रपोजल फॉर्म वो बेस है, वो एग्रीमेंट है जिसके बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, वो एग्रीमेंट ही उस आदमी ने नहीं रखा जिसने कल को क्लेम सेटल कराना है, तो सर कैसा इंश्योरेंस। प्रपोजल फॉर्म भी नहीं रखा, सर प्रपोजल फॉर्म है क्या, प्रपोजल फॉर्म वो बेस है, वो एग्रीमेंट है जिसके बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, वो एग्रीमेंट ही उस आदमी ने नहीं रखा जिसने कल को क्लेम सेटल कराना है, तो सर कैसा इंश्योरेंस कंसल्टेंट हुआ। आपने उस कंसल्टेंट से अपने आप को बढ़ा दिया, राम जेठमलानी बन गए और वो बन गया टीन टप्पर वाला वकील। तो अभी ऐसे में क्या करना होगा, अपने को ये बताना है कि सर वो प्रपोजल फॉर्म मंगाओ, अब नहीं मंगवा पाए तो भी बढ़िया, मंगवा पाए तो आप ऑडिट कर देना, मतलब उसमें से चेक कर लेना कि कोई कमी तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, इसी में से सेल्स निकालने का तरीका बता देता हूं। तो मैं हमेशा से एक लाइन बोलता था, वो लाइन आपको बता देता हूं कि कैसे मुझे इसी से तो ऐसा इंश्योरेंस कंसल्टेंट हुआ, आपने उस कंसल्टेंट से अपने आप को बढ़ा दिया, राम जेठमलानी बन गए और इस सीट के ऊपर चाहिए। और सर अगर वो बोले ना कि वो प्रपोजल फॉर्म नहीं दे सकता, तो आप समझ जाइएगा कि आपने किस इंश्योरेंस एजेंट से डील किया। क्योंकि अगर उसने प्रपोजल फॉर्म भी नहीं रखा, सर प्रपोजल फॉर्म है क्या, प्रपोजल फॉर्म वो बेस है, वो एग्रीमेंट है जिसके बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, वो एग्रीमेंट ही उस आदमी ने नहीं रखा जिसने कल को क्लेम सेटल कराना है, तो सर कैसा इंश्योरेंस कंसल्टेंट हुआ। आपने उस कंसल्टेंट से अपने आप को बढ़ा दिया, राम जेठमलानी बन गए और वो बन गया टीन टप्पर वाला वकील। तो अभी ऐसे में क्या करना होगा, अपने अच्छा जिस भी इंश्योरेंस कंपनी में ईमेल कर दी, उनकी एंडोर्समेंट आ जाती थी, क्लेम तो मिलना ही मिलना है, बिना किसी दिक्कत के मिलना है। तो ऐसे उसके बाद वाले दोनों लाइफ इंश्योरेंस से भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पे हमने टाइम लगाया, अब जो 4 प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जिस आदमी को आप नॉमिनी बना रहे हो, वो जो आदमी है उसका इस दूसरे आदमी के ऊपर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, और अगर वो नहीं होगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा। देखो लास्ट में क्या लिखा है, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, अगर इसको अभी लिख नहीं पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। नल एंड वॉइड का क्या मतलब, वो बेकार हो जाएगा अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल को कैसे समझना है, तो देखो दोस्तों, कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं जी मेरा ये रिलेटिव है, मेरा कजन ब्रदर है, मेरी कजन सिस्टर है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरे अंकल हैं, मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा हैं, ये सारे जो रिलेटिव हैं इनमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट एस्टेब्लिश नहीं होता। यानी कि IRDA इंश्योरेंस की पूरी जो कम्युनिटी है या इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ये कहती है कि भाई ये जो आदमी है इसकी जिंदगी के ऊपर ये जो दूसरा आदमी जिसको नॉमिनी बनाया जा रहा है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, कि ये डिपेंड करना चाहिए उस आदमी के ऊपर। ये आदमी जो है इसकी लाइफ से ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए कि इसके ना रहने का जो सीधा सीधा प्रभाव है वो इसकी जिंदगी पे पड़ रहा है, और वो रिलेटिव में एस्टेब्लिश नहीं माना जाता इंश्योरेंस में। इसीलिए बोला जाता है कि रिलेटिव को नॉमिनी मत बनाओ। कई सारे लोग गलत तरीके से नॉमिनी को कुछ भी लिख के वो पॉलिसी को नॉमिनी करवा देते हैं, कभी भी रिलेटिव उसमें नहीं आते। इसी तरीके से फियांसी नहीं आती। आजकल एक नई टर्म आ गई है, जो नए अभी एज के बच्चे आ रहे हैं, जो 24-25 साल के यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनमें एक नई टर्म आ गई फियांसी। वो लड़का कहता है जी लड़की जो है ना ये मेरी फियांसी है। तो मैं आपको बता देता हूं इंश्योरेंस में फियांसी नाम की कोई चीज नहीं होती, या तो वाइफ होती है या वाइफ नहीं होती, बीच में मिडल में कुछ नहीं होता। तो मिडल में बाहर तो चलता होगा, यहां पे नहीं चलता। इंश्योरेबल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल में नहीं चलता। बोले सर मेरी फियांसी है, वो हर लड़का आज के टाइम में, आजकल नया ट्रेंड चल गया, अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है फियांसी है, थोड़े दिन बाद फियांसी बदल जाती है। फियांसी का मतलब होता है मंगेतर।
तो वो बदल दे, बड़ा अच्छा टर्म है भाई, लोगों ने नोट वो करना शुरू कर दिया। लड़की कहती है मेरा फियांसी है, थोड़े दिन बाद फियांसी बदल जाता है। तो भाई ये जो फियांसी है ना, वो भले ही बोले जी मेरी शादी तय हो गई है, 2 महीने बाद शादी होने वाली है, बोले 2 महीने बाद शादी होगी ना, तो शादी के बाद आप बता देना, हम दोबारा से पॉलिसी में एंडोर्समेंट कर देंगे और आपकी नॉमिनी आपकी वाइफ को बना देंगे। बट आज के टाइम में ये लड़की आपकी वाइफ नहीं है, तो जब तक लीगल वाइफ नहीं है, जब तक आपकी शादी नहीं हुई, तब तक ये फियांसी नाम के शब्द को हम नहीं जानते, इससे इंश्योरेबल इंटरेस्ट एस्टेब्लिश नहीं होता। सेम फाइनेंसर के केस में, तो फाइनेंसर को आपने नोटिस किया होगा कि कोई आदमी ने किसी को कर्जा दे रखा है, उसको हम नॉमिनी नहीं बना सकते। हाँ, पॉलिसी असाइन की जा सकती है, वो हम असाइनमेंट वाले चैप्टर में समझेंगे, असाइनमेंट वाले सब्जेक्ट में पूरी डिटेल में समझेंगे। बट एक फाइनेंसर को नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता, क्यों? क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट एस्टेब्लिश नहीं होता। इसी तरीके से इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स होती हैं। अभी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप पे क्या बात करें, मेरा एक क्लाइंट है, वो बोलता है कि जी हमने पॉलिसी की, तो उसने पॉलिसी में अपनी वाइफ को नॉमिनी बना दिया, बोला एक पॉलिसी सेम और कर दो इतने ही अमाउंट की। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो बनाने लग गए। कह रहे इसमें नॉमिनी ना सो एंड सो रखना, मान लो कोई भी नाम रख लो, रेखा, ठीक है, क्या रेखा रखना। मैंने कहा सर ये कौन? तो बोले वाइफ। मैंने कहा सर मैम अभी तो आपने इसमें वाइफ लिखवाया है, दूसरा नाम इसमें वाइफ। कह रहे शी इज माई सेकेंड वाइफ। क्या? शी इज माई सेकेंड वाइफ। एक बड़ा ना भाई अपर मिडिल क्लास जो है उसमें एक नया सेगमेंट चालू हो गया है, सेकेंड वाइफ। उसने 2 बीवियां रखी हुई हैं, भले इसका रिलीजन अलाउ करता है नहीं करता, 2 वाइफ रखी हुई, पहली को बिना डाइवोर्स दिए दूसरे को डिवोर्स नहीं दे रखा, सेकंड वाइफ। तो ये जो सेकंड वाइफ है ना, ये हमारे पास लीगल नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एस्टेब्लिश नहीं होता। तो ये सारी जितने भी चीजें मैंने बताई, ये सारा क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं हुआ तो क्या होगा? क्लेम पेबल नहीं होगा। मतलब ये माना जाएगा कि भाई अगर इस प्रिंसिपल को नहीं माना गया तो इंश्योरेंस कंपनी के पास अधिकार है कि नल एंड वॉइड कर देगी। क्या करेगी? नल एंड वॉइड। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो उसके पास अधिकार है, देखो क्या करने का, ये लास्ट वाले शब्द देखो, देयरफॉर नल एंड वॉइड, तो वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट समझ आना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई माता पिता हाँ कवर हो जाते हैं, स्पाउस यस, तो कैन स्पाउस बी अ नॉमिनी? बिल्कुल यस, स्पाउस कैन बी अ नॉमिनी, यानी कि हस्बैंड के केस में वाइफ और वाइफ के केस में हस्बैंड नॉमिनी हो सकता है। पेरेंट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल पेरेंट हो सकते हैं। बच्चे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशनशिप है, जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं, वो आपके इंश्योरेबल इंटरेस्ट एस्टेब्लिश कर लेते हैं और काउंट हो जाते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि सर हस्बैंड वर्किंग है और वाइफ की इनकम हस्बैंड से भी ज्यादा और वाइफ ना डिपेंड नहीं करती, तो क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट काउंट होगा? होगा। स्पाउस के केस में भले ही वो इंडिपेंडेंट हो, भले ही वो ज्यादा पैसा कमाती हो या कमाता हो, लड़की के केस में लड़का भी हो सकता है ना, तो भले ही आदमी ज्यादा कमाता हो या कम कमाता हो, कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं हो। हस्बैंड के केस में वाइफ, वाइफ के केस में हस्बैंड, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। पेरेंट्स के केस में, बच्चों के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। एक और नई चीज एक और चीज ऐड कर रहा हूं, नई चीज तो नहीं कह सकते, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो कि पहले क्या होता था कि सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी मानी जाती है। और मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन इंडिया इवन टुडे अ चाइल्ड इज पोटेंशियल ब्रेड विनर फॉर द पेरेंट इन देयर ओल्ड एज, यानी कि किसी आदमी की ओल्ड एज में पोटेंशियल ब्रेड विनर काउंट किया जाता है कानूनन। ठीक है, और आज के टाइम में बच्चे को ये बोला जाता था, लड़के को बोला जाता था कि भाई उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं कि जी मेरा गुजर बत्ता जो है ये मेरे को दे, क्योंकि मेरे लिए पोटेंशियल ब्रेड विनर यही है। तो लड़की को अगर कोर्ट में वो केस कर दें तो लड़के को देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, लड़की भी ऐड हुई, बोले समान अधिकार दे रहे हो, जब प्रॉपर्टी में अधिकार दे सकते हो तो इसमें भी दो, फिर जिम्मेदारी भी पूरी की पूरी लो। तो अब वो लड़की को भी ऐड कर दिया। तो अभी क्या है कि लड़की को भी ये उसकी भी ऑब्लिगेशन है कि कहीं ना कहीं उनका जो बुढ़ापा है उसके लिए वो पोटेंशियल ब्रेड कर सकते हो। मैं अपने आप को छोटा कर देता हूं, ये लीजिए, सॉरी, ओके। तो अब आप इमीडिएट बेसिस पे क्या करो, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, आपको ये चीजें आप पढ़ सकते हो आराम से। तो भाई क्या है ये, हाँ, स्क्रीनशॉट कहीं पे भी फॉरवर्ड मत करना, यही मैं आपको सिखा रहा था कि मैं आपको सब सिखाऊंगा, सब चीजें दूंगा, बट ये सारा आपको इतना कंटेंट देने का पर्पस यही है कि इसका कोई मिसयूज ना हो। ठीक है, इसीलिए कॉपीराइट वार्निंग आपको दी गई। तो हमेशा याद रखना कि जो भी
इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल हो या उबेरिमा फाइदिस का प्रिंसिपल हो, वो प्रिंसिपल्स पूरे होने चाहिए, तभी वो पॉलिसी सही मानी जाएगी, वरना वो पॉलिसी सही नहीं मानी जाएगी। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नल एंड वाइड माने जाएंगे, ठीक है। और द डिसीजन ऑफ इंश्योरेंस विल डिपेंड अपॉन द मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज्ड बाय द प्रपोजर, यानी कि प्रपोजर ने जो मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज किए उसी के बेस पे इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी, हाँ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर रहे। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड आल्सो बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। तो ऐसा नहीं है कि किसी इंसान ने आज पॉलिसी ले ली और 2 महीने बाद उसकी वाइफ हो गई, 1 साल के बाद क्लेम हो गया, तो 1 साल बाद क्लेम लेते वक्त वो वाइफ कहे जी मैं आज तो वाइफ हूं। नहीं, पॉलिसी लेते वक्त क्या बोला, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड आल्सो बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। पॉलिसी लेते वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट अप्लाई होना चाहिए। क्लियर है? तो ये थे 2 प्रिंसिपल। अब चलते हैं तीसरे प्रिंसिपल की तरफ, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। और यहां से सिर्फ प्रिंसिपल को समझने वाले सेक्शंस आ जाएंगे कि आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें हैं। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? आपको जो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? आपको जो लाइफ इंश्योरेंस में काम आएंगे वो 2 प्रिंसिपल होंगे। कौन से 2 प्रिंसिपल? पहला प्रिंसिपल होगा प्रिंसिपल ऑफ उबेरिमा फाइदिस, दूसरा प्रिंसिपल होगा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मेनली, ठीक है। ये वाला जो बाकी प्रिंसिपल का, इसका भी मैं, ये वाला जो बाकी प्रिंसिपल है इंडेमनिटी का, इसका भी मैं आपको बताता हूं कि क्या है। जनरल इंश्योरेंस में इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कैसे लागू होता है, तो मेरे हाथों को देखना, आपको पता चलेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, द पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू सेट बैक द इंश्योर्ड टू द सेम फाइनेंशियल पोजीशन दैट एग्जिस्टेड बिफोर द लॉस और डैमेज अकर्ड। क्या है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनी हुई है, बढ़िया बिल्डिंग बनी है 50 लाख रुपए की, उसके अंदर सामान रखा हुआ है, रॉ मटेरियल है, मशीनें हैं, स्टॉक है, फर्नीचर फिक्चर्स है, 50 लाख का सामान है, 1 करोड़ का सामान टोटल हो गया ना, 1 करोड़ 50 लाख की बिल्डिंग, 50 लाख का सामान। जनरल इंश्योरेंस कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू हो जाएगा, यानी अगर आग लग गई, फायर इंश्योरेंस होता है ना, अगर आग लग गई तो आग लगने पे जो इंश्योर्ड था, ये आग लगने से पहले जिस कंडीशन पे था, पहले सेम कंडीशन पे था ना भाई, 1 करोड़ की बिल्डिंग है और 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है, तो इसको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ आग लगने के बाद, ये इस कंडीशन में आ गया कि भाई अब 50 लाख का खर्चा आएगा। तो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई ये प्रिंसिपल के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व क्या है, इस इंश्योर्ड को अब जो यहां पे आ गया है सेम पोजीशन में लेके आना, यानी कि जिस पोजीशन में वो इस लॉस या इस डैमेज के होने से पहले था, यानी कि इस लॉस या इस डैमेज के होने से पहले वो यहां पे था, लॉस होने के बाद वो यहां पहुंच गया, अब इसको यहां पे वापस लेके आना है। यानी कि इसी को दूसरे शब्दों में क्या किया जा सकता है कि द पर्सन, ये आदमी, कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। क्या, दोबारा से मैं साथ साथ लिखवा रहा हूं, लिखो लिखो, इसमें लाइन नहीं आएगी, मैं लिखवा दूं। द पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, यानी कि कोई भी आदमी इसका फायदा नहीं उठा सकता। भाई 1 करोड़ का में से 50 लाख का लॉस हुआ तो 50 लाख की रिकवरी करनी है, फायदा नहीं उठा सकते। तुमने पैसा कमा लिया, तुमने कहा कि भाई साहब मैं तो 2 जगहों से इंश्योरेंस करा लेता हूं, दोनों जगहों से क्लेम ले लूंगा, नहीं मिलेगा। क्यों? इंडेमनिटी का प्रिंसिपल आ गया, समझ में आया? तो आग लग गई, 2 जगहों पे अप्लाई कर दिया, नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी आ गया, ये बात समझना। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सबरोगेशन पे आते हैं, पहले प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का एक और पॉइंट समझो। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी पे अप्लाई नहीं होती। क्या? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी पे अप्लाई नहीं होती, यानी कि अगर किसी आदमी ने 10 जगहों से पॉलिसी ले रखी है तो 10 को 10 जगह पे क्लेम मिलेगा। अगर 10 जगह से एक्सीडेंटल पॉलिसी भी ले रखी है, एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो 10 के 10 जगहों से क्लेम मिलेगा। इस कंपनी से भी ले रखी है, इससे भी ले रखी है, इससे भी ले रखी है, इससे भी ले रखी है, सबसे मिलेगा। इससे भी टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, इससे भी टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, इससे भी टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, इससे भी ले रखा है, सबसे मिलेगा। इसलिए कहते हैं इंडेमनिटी का प्रिंसिपल आपको क्यों सिखाया
क्योंकि इंडेमनिटी का प्रिंसिपल जनरल इंश्योरेंस पे तो अप्लाई होता है का अ पर्सन कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट, प्रॉफिट इससे ऊपर नहीं जा सकता। बट इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है, हो सकता है पहले गरीबी में रह रहा हो, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करा लिया, 20 लाख का कर्जा था, अरे भाई 20 लाख का कर्जा भी उतर गया और 80 लाख रुपए ज्यादा भी आ गए, तो भाई फायदा हुआ नहीं हुआ। तो भाई इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे लागू या एक्सीडेंटल पॉलिसी पे लागू नहीं होता। चौथा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। मैंने आपको बोला था जल्दी जल्दी आपको जो मेन शुरू के 2 या 3 प्रिंसिपल पे टाइम लगाएंगे, बाकी दोनों प्रिंसिपल 2-2 लाइन के हैं, समझो। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन क्या होता है? भाई प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन का मतलब सिंपल सा ये है, उसके लिए आप डबल इंश्योरेंस को समझोगे तो सबरोगेट करना यानी कि दूसरे पे डाल देना। डबल इंश्योरेंस डिनोट्स इंश्योरेंस ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर विद 2 डिफरेंट कंपनी, 2 कंपनी से एक जगह एक इंश्योरेंस करा लिया और विद द सेम कंपनी अंडर 2 डिफरेंट पॉलिसी, या एक ही कंपनी से 2 पॉलिसी में कवर करा लिया। इंश्योरेंस इज पॉसिबल इन केस ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट लाइक फायर, मरीन एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। अब समझो क्या होता है, देखो सबरोगेशन का मतलब क्या है, एक सेकंड। अपने रिस्क को सबरोगेट करना, सबरोगेट करना मतलब अपने रिस्क को एक तरह से ट्रांसफर करना, आगे ट्रांसफर कर देना। तो कैसे ट्रांसफर किया जाता है मैं आपको समझाता हूं, इसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल बताऊंगा, लास्ट प्रिंसिपल होगा। अगले 10 मिनट में सेशन हम खत्म करेंगे, तो 10 मिनट ध्यान से समझना, क्योंकि 10 मिनट के बाद आपको मैं बताने वाला हूं एक मेन प्रोसीजर जिसके बेसिस पे आप रिकॉर्डिंग देखा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक मैं स्क्रीन से चला ना जाया करूं ना तब तक कभी भी लॉग आउट मत करना, ठीक है? सुनो 10 मिनट और। सबरोगेशन, मान लो आप एक गाड़ी होल्ड करते हो, वो गाड़ी आप चला रहे हो, गाड़ी में आप जानते हो ओडी होता है और थर्ड पार्टी होता है, तो कई सारे लोग जानते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो क्या रोल प्ले करता है, आज आपको समझ में आएगा, ठीक है? ऑल्दो जब हम ग्रीवेंसेस समझेंगे, जब हम जनरल इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट समझेंगे तो 2-3 जगहों पे मैं आपको और इसके बारे में जिक्र करूंगा, बट आज के सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है तो जिक्र फिर से कर लेता हूं। हाईवे पे जा रहे हैं, सामने एक बाइक वाला लड़का आगे आता है और बाइक वाला वो आदमी जो है उसको ये गाड़ी ठोक देती है आपकी। अब गाड़ी ठोक गई, पुलिस आ गई, एफआईआर हो गई, आपका भी नाम लिख लिया गया, सब चीजें लिख ली गई। क्लेम जो आदमी है उसकी वाइफ ने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में केस हुआ तो कोर्ट में जज बैठा है, जज कहता है, वो कहती है जी मैं गरीब बेसहारा औरत, मेरे को तो इस आदमी ने मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी, मेरा पति भी गया और मैं तो वही कमाता था, मैं तो कमाने वाली भी नहीं, तो मुझे तो जी इंसाफ दिलाओ। क्लेम कहां जाता है? MACT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, MACT, इसके बारे में और आने वाले सेशंस में बात करेंगे। MACT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। मैंने आपको बोला था कि कई चीजें सीखते चले जाओगे, अगर आप नोट्स बना रहे होगे ना तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं, इसलिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करके नोट्स बना लेना। तो मोटर एक्सीडेंट, MACT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, यही शब्द बोलने हैं, वकील बन गए, MBA पानी क्यों भरेगा, क्योंकि ये शब्द वो बोलना नहीं जानता जो हम आपको एजुकेशन के साथ साथ जो समथिंग ऐड कर रहे हैं ना वो प्रैक्टिकली समझते रहो। उस बेचारे को कोई नहीं समझाता कि कैसे बेचना है इसको यूज करते हुए। तो MACT में वो क्लेम होगा। अब क्या होगा, जज बैठा है, जज कहता है कि जी आप बात तो सही कह रहे हो, पर ये पैसे कितने कमाता था? तो बोली कि जी ये पैसे 30,000 रुपए महीना कमाता। तो बोले 30,000 का कोई प्रूफ है कमाता था या ऐसी कह रही हो? बोले नहीं प्रूफ है, वो कंपनी में काम करते थे, 30,000 आते थे, बैंक स्टेटमेंट दिखा सकती हूँ। बोले दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट में 30,000 आ रहा है। बोले सही बात है, और भी कोई प्रूफ है? बोले हाँ इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे। बोले लाओ, अच्छा 3,60,000 की इनकम टैक्स रिटर्न भी भर रखी है। भाई साहब ऐसा है, अब जिसने ठोका है कि भाई 3,60,000 रुपए सालाना इस औरत को मिलना ही मिलना चाहिए, और 3,60,000 का मतलब है कि इसके बैंक अकाउंट में अगर 50 लाख रुपए हुए तो 50 लाख का 5% ब्याज कितना बनता है? 2.5। 60 लाख का 5% कितना बनता है? 3 लाख। 70 का 5% ब्याज बनता है 3,50,000। बोले 70 लाख रुपए इसके अकाउंट में रखवा दे। आप कहोगे साहब मैं मर जाऊंगा, 75 लाख रुपए में 70 लाख रुपए कहां से रखवा दूं? बोले रखवाने पड़ेंगे, 70 लाख रुपए दे दे सो दैट ये अपनी पूरी जिंदगी चला ले, क्योंकि क्लेम इसी तरीके से पे की जाता है। बोले साहब क्या करूं? आपका वकील कहता है सर माय लॉर्ड मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। बोले बोलो। बोले इसने, ये जो आदमी है ना,
इसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा था। बोले पहले क्यों नहीं बताया? बोला वो इंश्योरेंस कंपनी को यहां सामने बैठा दो। बोले बैठा दिया। और बोले इंश्योरेंस कंपनी है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो रखा है, ये जो 70 लाख रुपए ये नहीं देगा, तुम दोगे। यही तो इंश्योरेंस है। यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अगर किसी ने भी किसी को ठोक दिया तो उसमें जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो देगा। तो यानी कि आपने अपना जो रिस्क था वो सब्रोगेट कर दिया। किसको? इस दूसरे आदमी। इसे कहते हैं सब्रोगेशन। इसको रिस्क आपने ट्रांसफर कर दिया एक तरह से कि भाई तुम देखो। जैसे अभी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको देता हूं, जब हम जनरल इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट समझेंगे तो और दूंगा एग्जांपल। और कौन से एग्जांपल होते हैं? आप इंडिया से बाहर जाओ, होटल है, और मेरे को याद है कि मैं गया था कहां, बाली नहीं, सिंगापुर। तो सिंगापुर जब मैं गया था तो सिंगापुर में मैं रुका मेरिडियन में। तो जो होटल था उसमें वो 5 स्टार होटल, सारी चीजें बढ़िया तरीके से, सब बढ़िया था। तो वहां पे जब गया तो उस होटल में फॉरेनर्स भी आए हुए थे। तो वहां पे बातचीत हुई, क्योंकि हमारी आदत है थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं चीजें। तो वहां पे जो एक बंदा था मैनेजर, उससे बातचीत हुई तो उसने बताया, कह रहा सर हमारे पास मतलब इतना हमारे को ध्यान रखना पड़ता है कि हर दूसरा आदमी एक स्टेटमेंट बोलता है। अब तो इंडियंस भी बोलने लग गए। मैंने कहा क्या? इंडिया का ही था वो। तो मैंने कहा क्या? कहता आई विल सू यू। क्या बोलता है? आई विल सू यू, मैं तुम्हारे को कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हारे पे केस कर दूंगा। बोले सर एक दिन एक आदमी आया, वो फिसल गया, और जैसे ही वो फिसला तो वो पीठ के बल गिरा तो उसके यहां पे चोट लग गई, पीठ में चोट लग गई, उसने कोर्ट में केस कर दिया। और कोर्ट ने कहा भाई देना पड़ेगा हर्जाना। इसी तरीके से एक बार एक आदमी आया, चाय पी रहा था, उसकी जीभ जल गई, उसने केस कर दिया कि ये होटल वालों ने इतनी गरम गरम चाय दी कि मेरी जीभ जल गई। वो केस कर दिया, क्यों? कोर्ट ने कहा देना पड़ेगा हर्जाना। छोटी से छोटी चीज के ऊपर हर्जाने हैं। इंडिया में तो आई विल सू यू चलता नहीं है, किसी तरीके से काम चलता है। सोचो, तो ऐसे केस में ये कौन से हैं? ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कहलाता है। यानी कि किसी भी तीसरे पर्सन की वजह से कोई लाइबिलिटी आ गई। अब ये जो लाइबिलिटी आ गई ये कैसे पूरी होगी? तो होटल जो होते हैं, बड़े बड़े होटल, ये सारे के सारे क्या करके रखते हैं, या बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, ये लाइबिलिटी पॉलिसी लेके रखते हैं कि भाई कल को अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। इसको कहते हैं सब्रोगेट करना। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का क्या मतलब है? यू कैन ऑलवेज सब्रोगेट योर रिस्क विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज। इसी तरीके से तो इसमें क्या होता है कि अगर डबल इंश्योरेंस ले लिया तो सेम इंडेमनिटी की तरह से यूज होगा, कि दो जगह से ले लिया तो एक ही जगह क्लेम मिलेगा। तो डबल इंश्योरेंस भी अगर ले लिया तो याद रखना, एक कंपनी से दो पॉलिसी ले ली या दो अलग अलग कंपनी से पॉलिसी ले ली तो क्लेम उतना ही मिलेगा। ठीक है। और लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है? कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज अपने ऊपर रिस्क नहीं ले पाती। जैसे कि आपको आज गणित बताता हूं अंदर का। आपको क्या लगता है, आपने किसी का 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस किया तो वो सारा का सारा 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस एलआईसी देती है? कौन देता है वो क्लेम? एलआईसी नहीं देती। आप टाटा एआईजी में हो, आपको क्या लगता है टाटा एआईजी देती है? नहीं देती। मैक्स में हो, आपको क्या लगता है मैक्स देती है? नहीं देती। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन को यूज करते हुए अपने इस रिस्क को कंट्रीब्यूट कर देती है, यानी कि दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को भी साथ में दे देती है। किस तरीके से? कि ये कंपनी आगे दूसरी कंपनी के साथ री इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेती है, जिनका री इंश्योरर्स का आपने नाम सुना होगा। री इंश्योरेंस पॉलिसी बोले तो कौन सी पॉलिसी? कि भाई म्यूनिक री इंश्योरेंस कंपनी, स्विस री इंश्योरेंस कंपनी, ये बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, विश्व के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट भी एक री इंश्योरेंस कंपनी को चलाते हैं, है ना। तो हैथशायर, ठीक, तो वो कंपनी का नाम है। तो क्या है कि ये चाहे म्यूनिक री हो, स्विस री हो, ये सारी कंपनी क्या करती है, बड़ी बड़ी री इंश्योरेंस कंपनीज हैं। और अगर 5 करोड़ का क्लेम है तो ये 1 करोड़ की जिम्मेदारी अपने तक रखते हैं, बाकी 4 करोड़ दूसरी कंपनी को दे देते हैं। तो वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है कि वो रिस्क ले लेती हैं और वो इन कंपनी को कमीशन भी देती हैं। तो ये जो कंपनी है उन कंपनी के लिए एजेंट का काम करती है। तो ये बेसिकली अपने बिजनेस को आगे रिस्क को मतलब बेसिकली प्रीमियम भी कंट्रीब्यूट कर लेती हैं और कंट्रीब्यूशन की तरीके से चलती हैं। तो कंट्रीब्यूशन के केस में भी याद रखना है द प्रिंसिपल
Very good evening to all of you. We'll start the session in next 10 minutes. So for the first time, for the first session, we will start it at sharp 8:10 p.m. and after that, करेंगे, उसके बाद डिग्री भी मिलेगी, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन भी होगी ऑफिस। मैं तो 2 जगहों से इंश्योरेंस करा लेता हूं, दोनों जगहों से क्लेम ले लूंगा, नहीं मिलेगा। यानी कि दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को भी साथ में दे देती है। किस तरीके से कि ये कंपनी आगे दूसरी कंपनी के साथ री इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेती है। जिनका री इंश्योरर्स का आपने नाम सुना होगा, री इंश्योरेंस पॉलिसी बोले तो कौन सी पॉलिसी कि भाई म्यूनिक री इंश्योरेंस कंपनी, स्विस री इंश्योरेंस कंपनी, ये बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, विश्व के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट भी एक री इंश्योरेंस कंपनी को चलाते हैं, है ना। तो हेथशेयर, ठीक, तो वो कंपनी का नाम है। तो क्या है कि ये चाहे म्यूनिक री हो, स्विस री हो, ये सारी कंपनी क्या करती है, बड़ी बड़ी री इंश्योरेंस कंपनीज हैं। और अगर 5 करोड़ का क्लेम है तो ये एक उसको कहते हैं